हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे अपने यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में। हमने कल का वीडियो जो बनाया था उसमें आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला और आई होप आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और हम आपके लिए बहुत ही बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए कल वाले प्रश्न का हम जवाब देते हैं। और हमने जैसा कि आपको कहा था कि कल वाले प्रश्न के बारे में आपको जितना पता है उतना लिख दीजिए। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में नहीं लिखा है, तो एक काम करिए, आप लोग आज उस प्रश्न के बारे में देख लीजिए और आज मैं जो प्रश्न दूंगा उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है, तो जिन्होंने लिखा है उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। तो उनका नाम है आकांक्षा और एक दो लोगों ने लिखा है, तो इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, आई होप आपका जो यूपी पुलिस में सिलेक्शन वो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। और ये वही प्रश्न है जिसके बारे में मैंने आपको दिया था कि आप इसके बारे में डिटेल में लिखिए। तो देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, किस क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देने के लिए, किस क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देने के लिए, उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहले हमने कहा था कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की जो स्थापना है, इस पुरस्कार की जो स्थापना है वो हुई थी 1969 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस वर्ष देविका रानी जी को पहला पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? तो देविका रानी जी को पहला पुरस्कार दिया गया था। यानी कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? तो देविका रानी को। अच्छा, अब नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट वाला, यानी कि 52वां। ठीक है, तो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था आशा पारेख को। किसको दिया गया था? तो आशा पारेख को दिया गया है। और नाउ 2021 वाला, ये देखो 52वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये कब का है? तो ये 2020 वाला है। कब का है? 2020 वाला। लेकिन दिया कब गया? तो 2022 में दिया गया। ठीक, 2020 वाला 2022 में दिया गया। तो 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, कौन सा? 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, दिया गया है वहीदा रहमान को। किसको दिया गया है? तो ये दिया गया वहीदा रहमान को। ठीक है, वहीदा रहमान को दिया गया है। और ये कब का है? तो ये 2021 वाला है लालो। ठीक है, कब का है? 2021 वाला है। और दिया कब गया? 2030 में। और कौन से नंबर का है आपको ये याद रखना है, तो 53वें नंबर का है। और किसे दिया गया है? तो वहीदा रहमान को दिया गया है। वहीदा रहमान के गाने बहुत फेमस है, मैं अभी आपको बताऊंगा और इनकी चित्र भी इनका मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो वहीदा रहमान जी को दिया गया है 2021 वाला 2023 में। और नंबर कौन सा है? 53वां नंबर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 2019 वाला, 2019 में किसी को भी 2019 वाला जो है वो 2020 में देना था, लेकिन वो किसी को नहीं दिया क्योंकि उस समय अपने भारत में कोरोना चल रहा था। ठीक है, तो जितनी जानकारी थी मैंने यहाँ आपको दे दी। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। देविका रानी जी को पहला मिला था और 53वां मिला है वहीदा रहमान को। अच्छा, इसमें प्राइस क्या है? तो इस पुरस्कार में जो प्राइस है वो 10 लाख रुपए है। कितने हैं? 10 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। ठीक है, 10 लाख दिया जाता है। और ये पुरस्कार उनको दिया जाता है जो फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नाउ मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न में और चलते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की तरफ। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। उससे पहले मैं आपको आशा पारेख को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आशा पारेख हैं और यहाँ पर वहीदा रहमान है। ठीक है, वहीदा रहमान और आशा पारेख की फ़ोटो है, यहाँ पर देख लीजिए। और ये अपने समय की बहुत ही बेस्ट एक्ट्रेस में से मानी जाती हैं। ठीक है, इनके गाने की अगर बात करूँ तो कांटा लगा हाय लगा, बेरी के पीछे आजा, ऐसे ही कुछ गाना थे। ठीक है, और बहुत सारे गाना इन्होंने गाए, जैसे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ठीक है, तो बहुत सारे गाना इनके देख लो, इनकी आंखें ही तुमको कैसी लग रही, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। अब देखिए सीएजी ने कृषि ऋण माफी और ऋण की राहत योजनाओं के सकल दुरुपयोग पर गंभीर टिप्पणी की है। सीएजी का विस्तार रूप क्या होता है? अब बात करेंगे सीएजी के बारे में। ठीक है, तो सीएजी का जो विस्तार रूप होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। सी नंबर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो इसका उल्लेख भारत के
अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 से लेके 150 तक किया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद में? तो 148 से लेके 150 तक इसका उल्लेख किया गया है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है सीएजी का? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो चलिए नाउ मूव करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ से। देखिए लिखा हुआ महान साहित्यिक कृति, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिका का लेखक कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसमें जितना हम कहें उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले के रख लीजिए इसका। ठीक है, यानी कि बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है हर्ष, या फिर शूद्रक, या फिर विष्णु शर्मा, या फिर कालिदास। तो देखिए अब यहाँ से मैं प्रश्न बताऊंगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है शूद्रक। ठीक है, क्या है करेक्ट आंसर? शूद्रक है। लेकिन अगर हम विष्णु शर्मा की बात करें तो इन्होंने पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? तो पंचतंत्र नामक इनकी द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। और कालिदास के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, जिनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम को प्रमुख माना जाता है। ठीक है, किसको? अभिज्ञान शाकुंतलम को प्रमुख माना जाता है। और भी बहुत सारी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी, तो उनके बारे में डिटेल में भी चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए कुछ महान साहित्यकार और उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बुद्ध चरित्र को किसके द्वारा लिखा गया था? तो अश्वघोष जी के द्वारा बुद्ध चरित्र को लिखा गया। और ये वे पुस्तकें हैं जो प्राचीन काल से संबंधित हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें। कम से कम आप ज़्यादा पुस्तकें याद ना कर पाओ तो कम से कम ये पुस्तकें आपको तो रटनी ही होंगी। ठीक है, तो लेकिन अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको। ठीक, तो चलिए बुद्ध चरित्र को किसके द्वारा लिखा गया था? तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। दूसरी पुस्तक है नाट्य शास्त्र। अब देखो नाट्य शास्त्र को भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। अब ये नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था और इसी में रसों के बारे में बात की गई है। ठीक है, रसों के बारे में बात की गई। और भरत मुनि के द्वारा कितने रस बताए गए हैं? तो इनके द्वारा 8 रसों को बताया गया है। ठीक है, कितने रसों को? 8 रसों को भरत मुनि के द्वारा बताया गया है और इनकी पुस्तक है नाट्य शास्त्र। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की पुस्तक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और मुद्रा राक्षस जो है वो पुस्तक किसकी? तो ये विशाख दत्त की। राजतरंगिणी जो है वो कल्हड़ की पुस्तक है और इसी में जम्मू कश्मीर का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था। गीत गोविंद जो है वो जयदेव की है और कादंबरी जो है वो बाण भट्ट की है। ठीक है, बाण भट्ट की है। ठीक है, और विष्णु शर्मा को मैंने बता दिया था कि इनकी पुस्तक कौन सी है, इनकी पुस्तक है पंचतंत्र। तो एक बार फिर से देख लिए, बुद्ध चरित्र को अश्वघोष के द्वारा, नाट्य शास्त्र को भरत मुनि के द्वारा, अभिज्ञान शाकुंतलम को कालिदास जी के द्वारा और मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त के द्वारा, जबकि राजतरंगिणी को कल्हड़ के द्वारा और पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी अष्टाध्यायी। और पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है वो चंद्रवरदाई की है और जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद। ठीक है, और कादंबरी को लिखा था बाणभट्ट ने और विष्णु शर्मा जी की पुस्तक है पंचतंत्र। ठीक है, तो चलिए अब नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए देखिए प्रश्न नंबर क्या है। देखिए लिखा हुआ है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास फुटबॉल से संबंधित है, बी क्रिकेट से संबंधित है, सी वॉलीबॉल से संबंधित है, या फिर डी हॉकी से संबंधित है। इसका क्या लगता है आपको, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है फुटबॉल। ठीक है, किससे? तो फुटबॉल का ये खेल है और इसकी शुरुआत जो है वो 1888 में की गई थी। और ये भारत का है नहीं बल्कि एशिया की सबसे पुरानी ट्रॉफी। ठीक है, एशिया की सबसे पुरानी ट्रॉफी, यानी कि एशिया में सबसे पहला जो खेल है उसको फुटबॉल जो है इसी की ट्रॉफी दी गई थी। ठीक है, और इसको शुरुआत 1888 में की गई थी और इस नाउ आज तक ये चल रहा है। तो वर्तमान में जो डूरंड कप है उसको किसने जीता था 2023 वाला? तो उसको जीता है मोहन बगान क्लब ने। ठीक है, किसने? मोहन बगान क्लब ने। और ये कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में। ठीक, ये है कोलकाता में। अब नाउ मूव करते हैं इसके बारे में, प्रमुख तथ्य के बारे में। अब देखिए लिखा हुआ है डूरंड कप भारत में फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसे पहली बार 1888 में शुरू किया गया था। इसके संस्थापक जो है मार्टिमर डूरंड को माना जाता है। अच्छा, ये मार्टिमर डूरंड है कौन? तो ये जो है 1884 से लेके 1894 तक भारत के विदेश सचिव रहे थे। ठीक है, कौन थे? तो ये भारत के विदेश सचिव थे। कब से कब तक? तो 1888 से लेकर 1894 तक।
अब नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए लिखा हुआ है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा शह रेल पुल क्या कहलाता है। अब देखो इसमें क्या बात कर रहा है कि यहाँ पर जो नीचे है, नीचे यहाँ पे पटरी है, यानी कि रेल बिछी हुई, रेल देखो, रेल जो है वो पटरियों को बोला जाता है, और रेल गाड़ी जो है उसको बोला जाता है जो इस पे चलती है। तो वो नीचे जो है वो रेल की पटरी है, और ऊपर यहाँ पे 3 लेन का जो है वो रोड बनाई गई जिससे यातायात चल सके। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे क्या है, तो नीचे यहाँ पे रेल की पटरियाँ बिछी हुई हैं, और ऊपर क्या है, तो ऊपर यहाँ पे 3 लेन रोड है। इसी को बोलते हैं सड़क सह रेल पुल। अब इसका नाम क्या है, क्या हावड़ा ब्रिज है, या फिर फरक्का बैराज है, या फिर बोगी बिल ब्रिज है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा बोगी बिल ब्रिज। अच्छा, ये बोगी बिल ब्रिज है कहाँ पे, तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा में स्थित है। इसके द्वारा जो है वो असम से अरुणाचल प्रदेश में जा सकते हो, और अरुणाचल प्रदेश से असम में जा सकते हो। इसका निर्माण जो है वो 2018 में किया गया था, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ठीक है, किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अच्छा, हावड़ा ब्रिज और फरक्का ब्रिज दोनों की बात करें तो ये दोनों के दोनों जो है वो गंगा नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, गंगा नदी पर बने हुए हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख तथ्य के बारे में। तो इसके प्रमुख तथ्य के बारे में अगर बात करें तो बोगी बिल ब्रिज, यह ब्रिज जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर 2018 में बनाया गया था, यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। बोगी बिल ब्रिज के नीचे 2 रेलवे लाइन बिछाई गई, यानी कि 2 लेन रेलवे लाइन बिछाई गई हैं, और इसके ऊपर 3 लाइन जो है वो सड़कें बनाई गई, 3 लाइन वाली से सड़क बनाई गई है। अच्छा, अब हम नाउ मूव करते हैं इसमें। देखिए हम बताते हैं आपको, अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात आई है तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ है एक, ठीक है, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से, तो यहाँ पर एक ग्लेशियर जिसका नाम है चेमयांग डोंग ग्लेशियर। क्या नाम है इसका, इसका नाम है चेमयांग डोंग ग्लेशियर। ठीक है, क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है चेमयांग डोंग ग्लेशियर। ठीक है, क्या नाम है इसका, इसका नाम यहाँ से याद रखना आप, चेमयांग डोंग ग्लेशियर है। ठीक, क्या नाम है, तो चेमयांग डोंग ग्लेशियर। अच्छा, अब ये चेमयांग डोंग ग्लेशियर है कहाँ पर, तो ये है सर तिब्बत में। कहाँ पर है, तो ये तिब्बत में है, तिब्बत में है, और यहाँ से ये नदी निकलती है। अब जब यहाँ से नदी निकलती है तो इसका तिब्बत में जो नाम है वो शापू नदी होता है। क्या होता है, शापू नदी, या फिर इसे सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी से, शापू नदी या फिर सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब ये तिब्बत से होकर भारत में एंटर करेगी देहांग दर्रे से। कहाँ से करेगी, तो देहांग दर्रे से करेगी, देहांग दर्रे से करेगी। और जो देहांग दर्रा है वो कहाँ पर है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी तो किस दर्रे से करेगी, तो सर देहांग दर्रे से करेगी। अब देहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अब ये एंटर कर गई। अब जब यहाँ एंटर करेगी तो पूरे अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा दिहांग नदी। क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा दिहांग नदी। अब यहाँ से असम है, तो असम में एक घाट पड़ता है यहाँ पे जिसका नाम है पासी घाट। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है पासी घाट। अब ये पासी घाट से एंटर करेगी, अब जब ये एंटर करेगी तो असम में आ जाएगी सर, असम में आएगी। तो जब असम में आएगी तो तब इसका नाम पड़ेगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। अब ये असम में बह रही है। ठीक है, असम में जब बहेगी तो यहाँ से ये प्रवेश कर जाएगी बांग्लादेश में। कहाँ पर, तो ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, और जब ये बांग्लादेश में आ जाएगी तब इसका नाम हो जाएगा जमुना नदी। ठीक है, जमुना नदी। और जमुना नदी के बाद में जब यहाँ से गंगा नदी जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई यहाँ पर आएगी, तो ये जब यहाँ पर मिलेगी तब इन दोनों का नाम हो जाएगा मेघना नदी। ठीक है, और ये मेघना नदी जो है यही भारत का नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाएगी। और वो कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, तो वो भारत के पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में फैला हुआ है। यहीं पर सुंदरी नामक वृक्ष भी पाए जाते हैं। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, चेमयांग डोंग ग्लेशियर से निकलेगी, तिब्बत में इसका नाम सापू या सांगपो है, भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करेगी और दर्रा हो जाएगा देहांग दर्रा। अब जब देहांग दर्रे से प्रवेश करेगी तो इसका नाम हो जाएगा दिहांग नदी। अब दिहांग नदी आगे जो है वो असम में आएगी, और असम में पासी घाट से इंटर करेगी, और पासी घाट से जैसे ही इंटर करेगी तब इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में आएगी तब इसका नाम हो जाएगा जमुना नदी। ठीक, तो चलिए अब बढ़ते हैं, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, जाकिर हुसैन कौन थे।
भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष, या फिर भारत के पहले राष्ट्रपति, या भारत के पहले प्रधानमंत्री, या फिर भारत के पहले उपराष्ट्रपति। तो देखिए लालो यहाँ पे आप नहीं जवाब दे सकते क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको पहले को काट दें और यहाँ पे हम लिख दें दूसरे। क्या लिख दें? यहाँ पे दूसरे लिख दें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे, क्योंकि पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति थे। और जो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे वो थे जाकिर हुसैन। इनको बनाया गया था 1966 में। कब? 1966 में भारत का दूसरा उपराष्ट्रपति इन्हें बनाया गया था। अब चलिए बात करते हैं प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अच्छा, तीसरे बात करें, तीसरा पॉइंट, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर का नाम आपने सुना होगा। तो ये कौन है? भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो यह है प्रतिभा देवी पाटिल। कौन है? यह है प्रतिभा देवी पाटिल। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे तो इनका नाम है इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। और ये जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल के बारे में बात करेंगे तो इनका नाम हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, कौन है ये? सरोजनी नायडू। और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। और ये किस राज्य की राज्यपाल थी? तो बताओगे उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। और भारत के पहले प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके बाद भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएंगी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजनी नायडू हैं। और ये भारत की किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो बताओगे उत्तर प्रदेश की। ठीक, तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए लिखा है पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर महात्मा गांधी, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या लगता है आपको? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जो है वो पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक हैं। अच्छा, महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी ने इस पुस्तक को लिखा है। तो महात्मा गांधी के द्वारा और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, यहीं पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। हिंद स्वराज पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। फिर इनकी एक आत्मकथा है जिसको बायोग्राफी बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये किसकी है? तो ये भी महात्मा गांधी के। इनके द्वारा एक समाचार पत्र दक्षिण अफ्रीका में चलाया जा रहा था, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था इसका? तो इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, और इसकी खासियत ये है कि इसको भारत में नहीं बल्कि इसको कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में चलाया जा रहा था। और इनकी एक और पुस्तक के बारे में बात करें तो ये कौन? पाथवे टू गॉड। ठीक है, तो पहली हिंद स्वराज, दूसरी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, फिर इंडियन ओपिनियन, और लास्ट में कौन? पाथवे टू गॉड। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए ये जो प्रश्न लगा हुआ है, ऐसा प्रश्न एक आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रश्नों को पढ़ के जाना है। देखिए लिखा हुआ है उपर्युक्त संकेत क्या दर्शाता है? क्या केवल 50 मिनट के लिए पार्किंग, गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर केवल 50 वाहनों के लिए पार्किंग, या फिर डी नंबर है जगह 50 मीटर आगे बंद पड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति सीमा केवल 50 किलोमीटर तक ही, यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति घंटा वाले ही गति जो है इस क्षेत्र में चलेंगी, और बाकी जो है यहाँ पे वर्जित हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान
की गई है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना, बी लिखा हुआ है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सी लिखा हुआ है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की खासियत ये है कि इसने एक हफ्ते में विश्व में सबसे ज़्यादा खाता खोलने का रिकॉर्ड बनाया था और इसीलिए इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया। अच्छा, अब प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत जो है वो 28 अगस्त को, कब 28 अगस्त 2014 को की गई थी। कब 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है और इसने एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा खाते खोलने का रिकॉर्ड बनाया। ठीक। अच्छा, अब इसके प्रमुख तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। यह एक व्यक्तिगत समावेशन अभियान है जो बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करता है। इसने एक सप्ताह में सर्वाधिक बैंक खाता खोलने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि आपको ऐसे रोज़ वीडियो मिलते रहें। ठीक, तो चलिए अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। इसमें लिखा हुआ स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25%। अब देखिए मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है तो पूरी पृथ्वी में हर जगह तो पर्वत पाए नहीं जाते हैं। तो पूरी पृथ्वी में जो देश हैं कुल 75 देश, कितने हैं 75 कंट्री हैं और यहाँ पर केवल पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, पूरे देश के 75 देशों में, पूरे विश्व के 75 देशों में ही पर्वत पाए जाते हैं और ये पूरे विश्व के 75 देशों में टोटल कितने परसेंट, तो 25% पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। अच्छा, इन 25% जो है, इस 25% में पूरे विश्व की 10% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। कितनी, 10% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। तो इसको बोलते हैं कि 10% जनसंख्या को पर्वतों के द्वारा पाला जाता है। अच्छा, इसमें से कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे विश्व के 75 देश में 25% क्षेत्र में पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। यह पर्वतों में विश्व की 12% आबादी निवास करती है। लगभग 12% हो सकती है या फिर 10% भी हो सकती है यहाँ पे। अब देखिए कुछ हम पर्वतों के बारे में बात करते हैं जो विश्व के सबसे बड़े हैं। अगर विश्व के सबसे बड़े पर्वत की बात की जाए, पर्वत श्रृंखला की बात की है तो वो कौन सा है, तो वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी है, तो सर वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और ये किस महाद्वीप में होती है बताओगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ पर है, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और इसकी टोटल जो लेंथ कितनी है, तो वो है 7800 या फिर 7200 किलोमीटर। कितनी है, 7200 किलोमीटर है। अगर दूसरे सबसे बड़े पर्वत की बात की जाए तो दूसरा यहाँ पे हो जाएगा रॉकी पर्वत। ठीक है, क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है रॉकी पर्वत। ठीक है, रॉकी पर्वत। और ये कहाँ है, तो ये उत्तर अमेरिका में। कहाँ पर है ये, तो ये है उत्तर अमेरिका में। कहाँ पर है ये, तो ये है उत्तर अमेरिका में। और इसकी टोटल लेंथ कितनी, तो इसकी टोटल लेंथ है 4800 किलोमीटर। कितनी है, 4800 किलोमीटर। और अगर तीसरे की बात की जाए तो ये हिमालय आ जाएगा। ठीक है, ये हिमालय आ जाएगा। और ये हिमालय कहाँ है, तो ये बताओगे साउथ एशिया में। कहाँ पर ये, साउथ एशिया में है। और इसका विस्तार कितना है, तो ये है 2400 किलोमीटर लंबा। ठीक है, 2400 किलोमीटर लंबा। और लास्ट में जो चौथा है उसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या बोलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फैली हुई। ठीक, तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो फिर से देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज है जिसकी लंबाई कितनी 7200 किलोमीटर है। दूसरी कौन सी है, तो रॉकी पर्वत है जिसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। तीसरी कौन सी है, तो हिमालय है सर। हिमालय एशिया में पाई जाती है और एशिया में भी कहाँ, तो दक्षिण एशिया में। तो इसकी लंबाई कितनी, तो इसकी 2400 लंबाई है। और लास्ट में चौथी जो है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो ये कुछ पर्वत रहे जो सबसे बड़े आकार में फैले हुए हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। अब देखिए लिखा हुआ है 50 किलोमीटर द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 10 मीटर तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। अब देखिए ये प्रश्न जो है फिजिक्स का हुआ है और ये जो है प्रश्न प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो आपको स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि PE = होता है
mgh, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, जहाँ m द्रव्यमान है, g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है और h जो है वो ऊंचाई है। अच्छा, 10 मीटर तक इसको उठाया जाता है, यानी कि इसकी ऊंचाई दे रखी है, हाइट इसकी दे रखी है। यहाँ पे 50 किलोग्राम यानी कि इसका द्रव्यमान दे रखा है, और यहाँ जी का मान उसने दिया है 10 मीटर पर सेकंड। सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एम की जगह 50 रख देंगे, और जी की जगह यहाँ पे 10 रख देंगे, और एच की जगह भी 10 रख देंगे। तो 5 एकम 5, और कितने जीरो लगेंगे? 3 जीरो, यानी कि 5000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? 5000, ठीक है। तो फिर से याद कर लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है P इक्वल टू mgh, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई है। यहाँ पे सबकी वैल्यू दे रखी है, तो सीधा सा पुट करो और आंसर ले आओ, ठीक। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। अब देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कोरल रीफ भारत में पाया जाता है। कोरल रीफ जो है भारत में कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा के तट पर, या फिर रामेश्वरम में, या फिर त्रिवेंद्रम में, या फिर उत्तराखंड में। जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रामेश्वरम में जो है वो कोरल रीफ पाया जाता है। इसको मैं मैप के द्वारा बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये है श्रीलंका, और श्रीलंका के ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं जाफना प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं जाफना प्रायद्वीप, ठीक है, जाफना प्रायद्वीप। अच्छा, यहाँ पर जो है ये जो है इसको बोलते हैं पाक जल संधि, ठीक है। ये कौन सी है? पाक जल संधि। यहाँ पर पाक जल संधि है, और पाक जल संधि किसको किसको अलग करती है? तो सर ये है भारत और ये है श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करेगी कौन? पाक जल संधि। जबकि जोड़ेगी किसको किसको? तो यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ेगा कौन? तो पाक जल संधि। अब ये देखो, यहाँ पर भारत का पंबन द्वीप है। कौन सा है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जो है वो भारत के अंडर में है, और पंबन द्वीप से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है ये रामेश्वरम है, ठीक है। ये रामेश्वरम है, और रामेश्वरम के नीचे यहाँ पर धनुषकोडी है, और ये जो धनुषकोडी है भारत का सबसे अंतिम स्थान है श्रीलंका के पास में, और यहाँ से श्रीलंका जो है मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर बसता है। तो यहाँ से धनुषकोडी से श्रीलंका जाना है, तो यहाँ पर पहले एक पुल हुआ करता था जिसे राम सेतु के नाम से जानते थे, लेकिन इसे क्या कहा जाता है? इसे आदम ब्रिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदम ब्रिज भी कहा जाता है। अच्छा, अब यहीं पर जो है ये जो रामेश्वरम है, यहाँ पर कोरल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोरल पाया जाता है। तो यही वाला करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। कोरल का मतलब होता है प्रवाल, ठीक है, प्रवाल। तो प्रवाल कहाँ पर पाया जाएंगे? तो रामेश्वरम में पाया जाएगा, और लक्षद्वीप में पाया जाएगा। दूसरी बात, अंडमान एंड निकोबार में पाया जाएगा। तो यहाँ पे रामेश्वरम लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो हम उसको टिक कर देंगे, ठीक। तो अब चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और जल्दी से आप लोग इस पर कमेंट बॉक्स करिए, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। क्या न्यूयॉर्क अमेरिका में है, या फिर द हेग नीदरलैंड में, या फिर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, या फिर पेरिस फ्रांस में। तो इसके बारे में आपको सब कुछ लिखना है, ये आपका लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। और जितना भी इसके बारे में पता है वो आप लोग यहाँ नोट डाउन कर लीजिए कमेंट बॉक्स में, और हम लोग डिस्कशन कर लेंगे इसको अगले दिन, ठीक है। तो आप लोगों को लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद ना हो तो एक इमोजी भेज दिए हंसने वाली, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट। चल के बाय, टेक केयर, जय हिंद।